नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोत हम पढ़ रहे थे और उन स्रोतों में हमने शिलालेख पढ़ लिए थे। पिछली क्लास में ताम्रलेख पढ़ लिए थे। आज की क्लास जो होगी वो हमारी साहित्यिक स्रोतों पे आएंगे हम। और साहित्यिक स्रोतों में मैं विद्यार्थियों आपको बताऊं, देखो पुरातात्विक स्रोतों में मैंने सिक्के छोड़ दिए। सिक्कों को छोड़ने का रीज़न ये है कि मैं उनकी एक PDF दूंगा। उसके अलावा आपको जब हम शासक पढ़ेंगे, जैसे चौहान पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कौन से शासक ने कौन से सिक्के जारी किए, वहाँ पे सिक्कों को पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। और इसी प्रकार मैंने अब जो है साहित्यिक स्रोतों में मैं आ गया हूँ। और साहित्यिक स्रोतों में भी मैंने संस्कृत साहित्य को भी स्किप किया है, क्योंकि संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है वहाँ से ज़्यादा गहराई से सवाल नहीं आते, और जो आते हैं वो सीधे रचना पूछते हैं, रचना और रचनाकार का नाम, रचना और रचनाकार का नाम। तो उसको भी मैं टाइप करवा रहा हूँ, तो उसकी भी मैं PDF दे दूंगा। और इसके अलावा अब ख्यात साहित्य से थोड़े से गहराई से थोड़ा सवाल आ जाते हैं कि कौन सी ख्यात है, किसने लिखी। इतना तो खैर सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन कौन सी ख्यात में क्या जानकारी मिलती है ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं, रासो साहित्य पूछ लेते हैं। क्योंकि ख्यात साहित्य और रासो साहित्य राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं और इनका राजस्थान के दृष्टिकोण से व्यापक महत्व है। और संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वो इंडिया को जोड़ते हुए हैं ना, भारत के इतिहास से जोड़ते हुए हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सा महत्व कम हो जाता है ना। तो ज़्यादा महत्व की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और कम महत्व की जो चीज़ें हैं उनको हम PDF के रूप में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है छोड़ेंगे, PDF के रूप में पढ़ लेंगे, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ख्यात पढ़ेंगे पहले और फिर हम रासो साहित्य पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा आपको फिर से, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पुरानी क्लासों को ज़रूर देखें। पहली क्लास से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, और आप जो हैं अच्छे से इतिहास को समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप शुरू से देखें, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ख्यात साहित्य पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? ख्यात साहित्य पढ़ेंगे, है ना। ख्यात साहित्य पढ़ेंगे। देखिए साथियों, मैं बता दूं आपको, कई बार क्या होता है कि मैं जब ये क्लास रिकॉर्ड करता हूं तो कई बार कैमरा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऊपर नीचे कहीं पे कट जाते हैं अक्सर, है ना, स्क्रीन कट जाती है। तो आप थोड़ा सा जो है मैं जो बोलता हूँ उसके आधार पर भी सुन लें, क्योंकि मैं प्रत्येक चीज को पहले तो बोलता ही हूँ, उसके बाद तब लिखता हूँ, तब भी बोल के लिखता हूँ, है ना। तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं वैसे तो कोशिश यही करूंगा कि जो मैं लिखता हूँ वो कटे नहीं, स्क्रीन पूरी आए, लेकिन कभी कभार क्या ध्यान नहीं रहता जल्दीबाजी में और स्क्रीन कट जाती है ना। तो आप थोड़ा सा समझदार बने और मैं जो बोलता हूं उसके आधार पर भी लिख लें, ठीक है। वैसे आपको मुझे तो लिखना भी नहीं चाहिए, बोल के ही बता देना चाहिए सारी बातों को, क्योंकि इस लेवल पे आप आ गए हो, स्कूल व्याख्याता की तैयारी आप कर रहे हो, गजटेड ऑफिसर बनोगे आप, एक तरीके से आपकी मुहर होगी, तो आपको इतना सा तो मतलब समझदार हो ही जाना चाहिए, या हैं भी समझदार, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप, मैं बोलूं और उसके आधार पे आप लिख लो। लेकिन मेरे यहाँ पे लिखने के प्रति 2-3 जिम्मेदारियां हो जाती हैं। एक तो ये कि आप भी उसको पूरा लिखें। कई बार क्या करते हैं, टीचर शॉर्ट में लिख के निकल जाते हैं और विद्यार्थी भी उसको शॉर्ट में उतार लेते हैं। लेकिन चूंकि टीचर जब पढ़ाता है तब तो टीचर बोल के उस चीज की व्याख्या कर देता है, तो वो शॉर्ट में लिखा हुआ समझ में आ जाता है। लेकिन जब विद्यार्थी बाद में उसको पढ़ता है ना, तो वो समझ में नहीं आता कि ये पता नहीं क्या था। इसलिए मैं प्रत्येक चीज को भाषा देकर लिखता हूं, ताकि आपके हित में है ये चीज, आपको है जो बाद में जब आप रिवीजन करो तो सारी चीजें आपके समझ में आए, इसलिए मैं लिखता हूं। और दूसरी चीज, मैं भी लिख रहा हूं तो कम से कम विद्यार्थी को भी ये लगेगा कि यार सर लिख रहे हैं तो क्यों ना हम भी लिख लें, है ना। और आप भी है जो शॉर्ट में ना लिखें, आप भी डिटेल में लिखें जैसा कि मैं लिखता हूं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं आपसे दावा करता हूं कि 70% सवाल मेरे कंटेंट से आएंगे, मतलब आएंगे। मैं उसका प्रमाण दूंगा, उसके लिए मैं लिखता भी हूं कि ये देखिए मेरे लिखा हुआ ये रहा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लाऊंगा, पेपर का स्क्रीनशॉट लाऊंगा, दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट लाके और आपके सामने पेश करके दिखाऊंगा, है ना। तो कई सारे कारण हैं। चलो हम आते हैं सीधा ख्यात साहित्य पे। और ख्यात में हम विद्यार्थियों पहली जो ख्यात पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं
मोहनोत नैणसीरी ख्यात, मोहनोत मोहनोत नैणसी, मोहनोत नैणसीरी ख्यात। बड़ी शानदार ख्यात है ये मोहनोत नैणसीरी ख्यात, आप इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें। मोहनोत नैणसीरी ख्यात में मैं आपको बताऊं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मोहनोत नैणसी ने इसको लिखा था, मोहनोत नैणसीरी ख्यात को। और इस ख्यात में जो है संपूर्ण राजपुताने का इतिहास इन्होंने लिखा है। इसके अलावा स्पेशली जो जोधपुर के राठौड़ हैं उनका इतिहास भी इसमें स्पेशली लिखा है। और राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख जो है हमारे मोहनोत नैणसी साहब ने किया है ना। इसलिए काफ़ी गजब का इतिहास इन्होंने लिखा है। मोहनोत नैणसी मारवाड़ के जो शासक थे, राठौड़ शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि और उनके दीवान भी थे। दीवान जो है वो उस जमाने का प्रधानमंत्री होता था, ठीक है, वो थे। और ये वही मोहनोत नैणसी हैं जिनका जो आखिरी जीवन था बड़ा दुखदाई रहा। इनकी हत्या कर दी गई और इनके बारे में इनको राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा है ना। तो कई सारी चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से पता नहीं कितनी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो मैं सारी बातों को यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए क्या क्या आप लिखेंगे। सबसे पहले तो ये मोहनोत नैणसी की है ना। किसकी है? नैणसी की है, मोहनोत नैणसी ने लिखी। मोहनोत नैणसी ने लिखी, ठीक है, मोहनोत नैणसी ने लिखी। अब नैणसी कौन थे इसके बारे में मैं यहाँ पे लिखूं। मोहनोत नैणसी जो थे वो मारवाड़ शासक, मारवाड़ मतलब जोधपुर है ना, इतना तो आपको आता ही होगा। मारवाड़ मतलब जोधपुर है ना, और मेवाड़ उदयपुर। मारवाड़ के राठौड़ शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि व दीवान मोहनोत नैणसी थे। मोहनोत नैणसी थे है ना। क्या थे? दरबारी कवि व दीवान थे। किसके? जसवंत सिंह के दरबारी कवि व दीवान थे मोहनोत नैणसी। ये बात हमको नैणसीरी ख्यात से प्राप्त होती है, ठीक है, एक बेसिक बात है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मोहनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा नैणसी को, मैं इस पर सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ नैणसी है ना, पूरा नाम मोहनोत नैणसी नहीं लिखेंगे। नैणसी को कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में राजपुताने का अबुल फजल कहा है। राजपुताने का अबुल फजल कहा है। राजपुताने का अबुल फजल कहा है ना। तो ये था प्यारे साथियों, राजपुताने का अबुल फजल कहा है। ये अबुल फजल कौन था? ये अबुल फजल आगरा में जन्मा था प्यारे साथियों। और अबुल फजल के जो पिता थे वो शेख मुबारक थे, वो नागौर से ही थे, राजस्थान के ही थे, है ना। और अबुल फजल का जन्म तो आगरा में हुआ था। और अबुल फजल मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि थे, राजकवि थे। और अबुल फजल ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा की रचना की थी, जो 3 भागों में बटा हुआ था, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ था, है ना। बहुत सारी चीजें हैं।
अबुल फजल के बारे में, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। मुगल काल जब पढ़ेंगे तब मैं अबुल फजल के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। ठीक है, तो एक बात हो गई ये। इसके बाद मैं बात करूं मोहन और नैनसी ख्यात में, आखिर इस ख्यात में क्या लिखा है। पहली चीज तो मैं इस ख्यात की भाषा की बात करूं। इस ख्यात की भाषा जो है वो राजस्थानी कौन सी है, मारवाड़ी डिंगल। राजस्थानी कहें या मारवाड़ी डिंगल कहें, मारवाड़ी डिंगल भाषा में है ये, है ना, मारवाड़ी डिंगल भाषा में, है ना। मतलब पश्चिमी राजस्थान का जो लोकल साहित्य है, जिसको हम चारण साहित्य कहते हैं, उसकी भाषा भी डिंगल रहती है। और जो पूर्वी राजस्थान है, वहां का जो साहित्य लिखा गया है उसको हम भाटों का साहित्य कहते हैं। भाट जो होते हैं ना, भाट जाति, भाटा मतलब पत्थर मत समझना, भाटों का जो इतिहास है वो पिंगल भाषा में लिखा गया है ना। ऐसे संपूर्ण राजस्थानी साहित्य को दो भाषाओं में बांट देते हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल पश्चिम की और पिंगल पूर्व की। ठीक है, और पूर्व की जो है वो भाटों का इतिहास है, भाट जाति का, और जो पश्चिम का इतिहास है वो चारण जाति का है ना। तो ये बात हो गई भाषा वाली। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं अब इसमें जानकारी क्या मिलती है। जानकारी जो मिलती है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो इसमें राजपुताने का इतिहास मिलता है, पूरा का पूरा राजपुताने का इतिहास, है ना। राजपुताने का इतिहास व मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास मिलता है। एक बात तो हो गई ये, है ना। दूसरी बात मैं बताऊं, यहाँ पे राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख जो है नैणसी ने यहाँ पे किया है। कितनी? 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो मैं यहाँ पे एक बात और लिखूंगा कि राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख, राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख इसमें मिलता है, है ना। ये बात हो गई। राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख जो है मोहन और नैणसी ख्यात में मिलता है ना। जो किसने लिखी थी? नैणसी ने लिखी थी। जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे और दीवान भी थे। ठीक है, नैणसी का जो अंतिम समय था बड़ा दुखदायी रहा था ना। ये आप बस ध्यान रखना, कभी जब मैं जसवंत सिंह को पढ़ाऊंगा तब ये कहानी सुनाऊंगा नैणसी वाली, कि आखिर नैणसी के साथ में क्या हुआ था अंतिम समय में, क्यों इसका जीवन दुखदायी रहा, वो पूरी कहानी हम वहां समझेंगे। इसीलिए इसको राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है, क्योंकि अबुल फजल का भी जो अंतिम जीवन था बड़ा दुखदायी रहा, और उसकी भी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने 1602 में कर दी थी, है ना। तो वो सारी बातें हम जब इतिहास पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे तब अबुल फजल को पढ़ेंगे, जब जोधपुर के राठौड़ पढ़ेंगे, जसवंत सिंह पे आएंगे तब हम नैणसी को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहें, इतना डिटेल में पढ़ाएंगे कि आपको किसी प्रकार की चिंता होगी नहीं। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा एक और ग्रंथ है नैणसी का, वो है मारवाड़ परगनारी विगत। काफी गजब का ये है, टाइटल भी गजब का लगता है मुझे तो। मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? इसको लिखने वाले भी मोहनोत नैणसी हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहनोत नैणसी कृत, है ना। मोहनोत नैणसी कृत है एक तो बात हो गई ये। इसके अलावा मैं बताऊं मारवाड़ परगनारी विगत, इसे हम राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है और सर्व संग्रह भी यह कहलाता है ना। सर्व संग्रह भी यह कहलाता है ना। तो इसके बारे में मैं ये बात लिखूंगा। एक तो इसे क्या कहा जाता है? सर्व संग्रह भी कहा जाता है। सर्व संग्रह वे राजस्थान का गजेटियर
गजेटियर भी कहलाता है, कहलाता है। यह जो ग्रंथ है राजस्थान का गजेटियर भी कहलाता है। आप ध्यान रखना, इसको अच्छे से ध्यान रखना, राजस्थान का गजेटियर, ठीक है, राजस्थान का गजेटियर भी कहलाता है। राजस्थान का गजेटियर भी कहलाता है। अब राजस्थान का गजेटियर कहे जाने के पीछे कारण ये है कि उस समय की जो परगनों की शासन व्यवस्था थी, उनकी आय व्यवस्था थी, क्या कितनी आय होती थी, कितनी वहाँ की जनसंख्या थी, है ना, कौन सी फसलें वहाँ पे होती थी, और सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, और इसके अलावा मतलब इतनी सारी चीज़ों की जो जानकारी है यहाँ पे ये देता है, इसलिए इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँ तो हम लिख सकते हैं आलोच्य समय की, आलोच्य का मतलब होता है तत्कालीन समय, है ना, आलोच्य समय की परगनों की स्थिति, परगनों की स्थिति, ठीक है, आलोच्य समय की परगनों की स्थिति, और कितनी उसकी आय थी, कितनी उसकी जनसंख्या थी, है ना, स्थिति, उनकी आमदनी, है ना, उनकी आमदनी और उनकी जनसंख्या, उनकी जनसंख्या, उनकी जनसंख्या। इसके अलावा मैं बात करूं तो कृषि पद्धति, है ना, कृषि पद्धति। इसके अलावा बात करूं मैं सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन आदि की विस्तृत जानकारी देने के कारण, विस्तृत जानकारी देने के कारण, है ना, आदि की विस्तृत जानकारी देने के कारण जो है इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मारवाड़ प्रगनारी विगत जो मोहनोत नैणसी ने लिखा, और काफी विस्तृत है ये ना। ये चीजें छोटी हैं, आसान सी दिख रही हैं, लेकिन इनके बारे में सोचिए उस जमाने में, आज से करीब 200-300 साल पहले परगनों की जनगणना करवाना कितना मुश्किल काम होता होगा, है ना। उनकी जनसंख्या कितनी थी, और वो भी ये जातिवार जनसंख्या की बात की गई है यहाँ पे, है ना, जातिवार जनसंख्या, तो काफी कठिन मामला था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मारवाड़ प्रगनारी विगत हो गई। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और हम आते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, उसमें हम तीसरे नंबर का जो है, तीसरे नंबर की ख्यात पढ़ेंगे। ये भी एक प्रकार का ख्यात शैली है ना। ठीक है, मारवाड़ प्रगनारी विगत भी ख्यात है ना। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, दयाल दासरी ख्यात या बाकी दासरी ख्यात जो भी है, मैं इसको मिटा रहा हूं, और हम दयाल दासरी ख्यात या बाकी दासरी ख्यात हेडिंग डाल दीजिए आप। बाकी दासरी ख्यात पढ़ते हैं, उसके बाद हम दयाल दासरी ख्यात पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हम डालें बाकी दासरी ख्यात, तीसरे नंबर पे हेडिंग डाल दें हम बाकी दास री ख्यात, बाकी दासरी ख्यात। सीधी सी बात है, रचिता कौन हो जाएंगे, सॉरी बाकी दास कृत हो जाएगी, है ना, बाकी दास कृत। ठीक है, बाकी दास कृत हो जाएगी, यानी कि बाकी दास ने इसको लिखा था। अब इसमें जो जानकारी मिलती है साथियों, वो मिलती है जोधपुर के राठौड़ों की, है ना, वे राजस्थान के अन्य राजवंशों की जानकारी भी यह देता है। इसे जो जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहा जाता है, क्योंकि जोधपुर राज्य का विशिष्ट वर्णन इसमें मिलता है ना, इसलिए जोधपुर राज्य की ख्यात भी इसे कहा जाता है। और जो बाकीदास थे वो जोधपुर के शासक राठौड़ शासक मानसिंह के दरबारी कवि थे, उनके दरबारी विद्वान थे,
है ना, ये बात यहाँ से मिलती है। और मैं बात करूँ बांकीदास के बारे में, तो बांकीदास ने एक जबरदस्त गीत लिखा था 1857 की क्रांति के समय, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। यानी कि जब जोधपुर के भरतपुर के ऊपर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया, भरतपुर के लोहागढ़ किले के ऊपर, तब उसने कहा था कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, कि अंग्रेज जो है वो मुल्क यानी हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण करने आ गया है। काफी चर्चित हुआ था वो गीत, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो ये बात थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिक सी बातें हैं और आपको अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बातें हमारे एग्जाम की दृष्टि से, और अच्छी लगे या नहीं लगे हमें अब मजबूरन अच्छी लगनी चाहिए, ये ना। तो हम लिखेंगे कि भाषा तो हम वही मारवाड़ी डिंगल है ना, मारवाड़ी डिंगल, ठीक है, मारवाड़ी डिंगल भाषा, ठीक है। और बांकीदास जो थे, बांकीदास मारवाड़ के राठौड़ शासक, मारवाड़ के राठौड़ शासक मानसिंह के दरबारी कवि थे, मानसिंह के दरबारी कवि थे। प्यारे साथियों, आजकल जो एग्जाम का जो प्रश्न का जो ट्रेंड है ना, वो कुछ इस प्रकार का बना है कि आजकल ऐसे सवाल पूछे जाने लगे हैं कि पूछेंगे कि जो बांकीदास है वो किस शासक के दरबारी कवि थे। इस प्रकार से शासक का नाम पूछते हैं कवि के नाम के साथ में, है ना। तो इस प्रकार से आप जरूर ध्यान रखें। जैसे अभी हमने मोनो नैणसी का लिखा जसवंत सिंह फर्स्ट था, है ना, उसी प्रकार हमने बांकीदास का लिखा तो मान सिंह था, है ना। तो ये पूछते हैं वहां पे, है ना। मान सिंह को भी आप ध्यान रखें, ये मारवाड़ वाले मान सिंह है, क्योंकि मान सिंह नाम के शासक और भी हुए हैं हमारे यहाँ पे, जयपुर में भी हुए हैं मान सिंह, है ना। तो इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। एक बात हो गई ये। इसके अलावा मैं लिखूं इस ख्यात में जानकारी क्या मिलती है, तो जानकारी की मैं बात करूं तो इसमें मारवाड़ या जोधपुर, है ना, जोधपुर के राठौड़ों व अन्य वंशों का इतिहास मिलता है ना, अन्य वंशों का इतिहास मिलता है, ठीक है। अब देखो, जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास प्रमुख रूप से इसमें मिलता है, इस वजह से इसे हम जोधपुर के जोधपुर राजरी ख्यात भी से कहा जाता है ना, इसे जोधपुर राजरी ख्यात भी कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इसे जोधपुर राजरी ख्यात भी कहा जाता है, इसे जोधपुर राजरी ख्यात भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें थी बांकीदासरी ख्यात की। और मैं बांकीदास के बारे में एक लाइन जरूर लिखना चाहूंगा, जो कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर जो इसने लिखा था, बांकीदास का ये प्रसिद्ध गीत है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ठीक है। ये गीत लिखा था इसने अंग्रेजों के लिए लिखा था ना। अंग्रेज जब आक्रमण करने राजस्थान पर आए और पहली बार जब भरतपुर पर जब लोहागढ़ पर आक्रमण किया था, तब ये गीत इसने लिखा था, ठीक है, बांकीदास ने, ठीक है। जरूर ध्यान रखना, कई बार सीधा पूछ लेते हैं आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसने लिखा, तो बांकीदास ने लिखा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम अब आते हैं अगली दयाल दासरी ख्यात पर आते हैं साथियों। 4 नंबर पे हम डाल दें दयाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात, ठीक है। दयाल दासरी ख्यात है तो सीधी सी बात है, इसके लेखक कौन होंगे, दयाल दास होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दयाल दास कृत, है
है ना, एक तो बात हुई है। अब दयालदास जो थे प्यारे साथियों, ये बीकानेर के शासक थे रतन सिंह, बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे, पहली बात, है ना। दयालदास कौन थे, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, दयालदास जो थे वो थे बीकानेर शासक, बीकानेर शासक रतन सिंह, है ना, ये राठौड़ी है, ये भी बीकानेर शासक रतन सिंह के दरबारी विद्वान दयालदास रहे, ठीक है। एक बात तो हुई ये। अब इसमें जो इतिहास जो हमें मिलता है साथियों दयालदास की ख्यात में, वो हमें मिलता है बीकानेर राज्य के राठौड़ों का जो संस्थापक था राव बीका, हाँ, राव बीका से लेकर, और हमें मिलता है इसका जो सरदार सिंह जो शासक था वहां तक का इतिहास मिलता है ना। इससे हमें कहाँ का इतिहास मिलता है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि बीकानेर राज्य के संस्थापक, बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक का इतिहास, मिलता है ना, सरदार सिंह तक का इतिहास मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रमुख बात, बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक के राज्य का इतिहास इसमें मिलता है, ठीक है। इसमें आप रतन सिंह को विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि दयालदास जो थे रतन सिंह के दरबारी कवि थे। और एक बात आपको ये सरदार सिंह तक के बीकानेर के इतिहास की जानकारी इससे मिलती है। ये दोनों शासकों के नाम विशेष रूप से याद रखना, किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। एक बात और इसमें मिलती है, ये जो रतन सिंह है, इस रतन सिंह ने और अपने शासनकाल के दरमियान अपने सामंतों से ये कहा कि आप कोई भी कन्यावध को बढ़ावा नहीं देंगे, कन्यावध नहीं करेंगे, अन्य तो आप श्रम करेंगे, नहीं कन्यावध को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो कन्यावध न करने की प्रतिज्ञा अपने सामंतों को दिलवाई थी किसने, रतन सिंह ने। उस बात की जानकारी भी दयालदास की ख्यात से मिलती है, काफी महत्वपूर्ण बात है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। सॉरी, रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध न करने की प्रतिज्ञा दिलवाने की जानकारी मिलती है, दिलवाने की जानकारी मिलती है, ठीक है। एक ही बात, ये प्रमुख बात है, ठीक है। रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्यावध न करने की प्रतिज्ञा दिलवाने की जानकारी मिलती है, ठीक है प्यारे साथियों। तो दयालदास की ख्यात में इतना ही है, काफी महत्वपूर्ण है वैसे ये, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हम आएंगे मुंडियार ख्यात, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, मुंडियार ख्यात, ठीक है। पांचवें नंबर पे मैं डाल देता हूं मुंडियार ख्यात। मुंडियार ख्यात जो है सॉरी, मुंडियार ख्यात, देखो ये जगह के नाम पर इसका नाम पड़ा है। मुंडियार एक गांव है जो कि नागौर जिले में पड़ता है, ठीक है, नागौर जिले में पड़ता है।
अभी लेटेस्ट जो ज्योग्राफी आएगी उसमें अभी तो नागौर से तो कोई जिला बना नहीं है, तो आप टेंशन फ्री रहें, ठीक है। वैसे यदि इसमें कुछ परिवर्तन होगा तो अभी तक कोई परिवर्तन आया भी नहीं है, ठीक है, तो अभी हम ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते। वैसे नागौर में ही है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा मुंडियार गांव नागौर से प्राप्त, है ना। मुंडियार मुंडियार गांव नागौर से प्राप्त। एक बात तो हुई है, मुंडियार गांव नागौर से प्राप्त हुई। दरअसल इसमें लेखक कौन थे और किस समय में ये लिखी गई, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती ही नहीं है ना, अज्ञात है। तो हम यहां पे लिखेंगे लेखक व रचनाकाल, लेखक व रचनाकाल की जानकारी नहीं मिलती, की जानकारी नहीं मिलती, है ना। लेखक व रचनाकाल की जानकारी नहीं मिलती, ठीक है, ये है। अब इसमें आखिर जानकारी मिलती क्या है, तो इसमें राठौड़ों की जानकारी मिलती है, ठीक है। राठौड़ों का जो इतिहास है वो इतिहास यहाँ पे देखने को मिलता है, राठौड़ों का इतिहास, ठीक है। इसलिए इसे राठौड़ों ख्यात भी कहा जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे जानकारी जो मिलती है वो मिलती है राठौड़ों का इतिहास मिलता है, राठौड़ों का इतिहास मिलता है, इसलिए इसे राठौड़ों ख्यात भी कहा जाता है। राठौड़ों ख्यात भी कहा जाता है, इसलिए इसे राठौड़ों ख्यात भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे मुंडियार ख्यात के बारे में प्रमुख बातें, ठीक है। और इसमें जो जानकारी मिलती है साथियों, मतलब राठौड़ों का जो इतिहास मिलता है वो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश का जो संस्थापक था राव सिंहा से लेकर और जसवंत सिंह फर्स्ट तक का इतिहास हमें मिलता है ना, जसवंत सिंह फर्स्ट तक का इतिहास मिलता है। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राठौड़ों में जो है राव सिंहा मारवाड़ के संस्थापक, मारवाड़ के राठौड़ों के संस्थापक, है ना, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह फर्स्ट है ये ना, दो हुए हैं जसवंत सिंह फर्स्ट तक का इतिहास मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह फर्स्ट तक का इतिहास इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रमुख ख्यात साहित्य, जिसमें हमने 5 ख्यात देख लिए। एक ख्यात और है जिसकी मैं बात करूं तो वो है जोधपुर राज्य की ख्यात। वो मुरारी दान ने इसको लिखा था ना, जोधपुर राज्य की ख्यात किसने लिखा था, मुरारी दान ने लिखा था। वो भी आप ध्यान रखें, मैं 6ठे नंबर पे यहाँ पे लिख देता हूँ, बस उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, नाम ही मिलेगा बस 6ठे नंबर पे। जोधपुर राज्यरी ख्यात, जोधपुर राज्यरी ख्यात है, किसने लिखी थी, जोधपुर राज्यरी ख्यात जो है मुरारी दान ने लिखी थी। किसने,
जोधपुर राजरी ख्यात मुरारी दान ने लिखी थी। मुरारी दान या मुरारी दास भी आता है, मुरारी दान भी आता है, ठीक है, ने लिखी थी, ठीक है, मुरारी दान ने लिखी। और इसमें वही जोधपुर की है तो सीधी सी बात है, जोधपुर के जो है राठौड़ों की जानकारी यहाँ से मिलती है। जोधपुर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, जोधपुर के राठौड़ों की उत्पत्ति और उनके जो है राठौड़ों का इतिहास यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, वैसे इसमें इसी में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे कट सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राठौड़ों की उत्पत्ति की जानकारी, राठौड़ों की उत्पत्ति की जानकारी, ठीक है, मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलती है, ठीक है, राठौड़ों की उत्पत्ति की जानकारी जो है वो मिलती है इससे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे उतार लें। और मैं आता हूं अगली स्लाइड पे। ये हमारा ख्यात साहित्य पूरा होता है, अब हम सीधे रासो साहित्य पे आएंगे, ठीक है। आप इसे उतार लें और हम है जो अब आगे का साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें हम रासो साहित्य पढ़ेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये आपको समझने का देखो इसमें कुछ है नहीं, बस ये रट्टा मारने की चीजें हैं, आपको बस रट्टा मारना ही पड़ेगा। और कोई जो है इसकी कोई पर्सनल कुंजी नहीं है, ऐसा कि कोई ये लो साहब कोई पुड़िया हो घोल के पी गए, है ना। फिर भी मैंने क्या है कि आपको इस प्रकार से जो स्रोत है उनको भी इस हिसाब से करवाया है, ताकि एक कहानी फॉर्मेट में और मिल जाए आपको, है ना, कि लेखक कौन था, वो उसका दरबारी कवि कौन था, कैसे उसने मतलब वहाँ का इतिहास लिखा। तो इसकी एक कहानी टाइप मैंने आपको बताई है, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से याद हो सकें, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारा रासो साहित्य। हम यदि साहित्यिक स्रोतों की बात करें और रासो साहित्य ना पढ़ें तो ये हमारे इतिहास की दरिद्रता होगी, क्योंकि रासो साहित्य का अपने आप में बड़ा कमाल का महत्व रहा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण महत्व रहा है, महत्व भी महत्वपूर्ण है ना। तो रासो साहित्य में जो पहला नाम मैं लिखूं विद्यार्थियों, रासो साहित्य में जो पहला नाम आएगा वो हमारा आएगा, सबके जबान पे ये नाम होगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, है ना। रासो जो होता है ना, इसमें केवल शासक की उपलब्धियों की ही जानकारी होती है, उसकी है ना, किसी भी शासक की उपलब्धियों की जानकारी होती है रासो साहित्य में, है ना। तो रासो साहित्य है पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक आप सबको पता होंगे, इसका जो लेखक था वो था चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वीराज जो था, पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान के नाम से मुझे जानते हैं, जो कि पृथ्वीराज थर्ड था, उसका बड़ा ही मित्र था और उसका दरबारी मंत्री भी था, ठीक है। कौन? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान जो हैं अजमेर के चौहान शासक थे और पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देती है। और इसमें जो तराइन के दोनों युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, उनकी विस्तृत जानकारी देती है। और अंत में पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु की बात भी इसमें लिखी है कि इसको जो तराइन के द्वितीय युद्ध में और मोहम्मद गोरी था वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर और गजनी ले गया और वहां पर इसने शब्द भेदी बाण चलाने की कला पृथ्वीराज चौहान को आती थी, वो सीखनी चाहिए मोहम्मद गोरी ने, और कहा कि आप शब्द भेदी बाण चला के दिखाएं। तो तब वहां पे जो बैठे हुए थे चंद्रवरदाई एक भिक्षु के भेष में गए थे अपने मित्र से मिलने। तो वहां पर जाके इसने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी कि मोहम्मद गोरी की स्थिति बताई थी एक दोहे के माध्यम से कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ऐसा एक दोहा उन्होंने बोला और उसकी स्थिति को बता दिया, गोरी की स्थिति को। और पृथ्वीराज ने एक बाण दिया और उस बाण के सहारे और मोहम्मद गोरी को मार दिया और कहा यह जाता है कि फिर
चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज को और पृथ्वीराज ने चंद्रप्रदाय को आपस में जो मार के और अपनी खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इस प्रकार की कहानी इसमें मिलती है और चौहानों का इतिहास इसमें हमको मिलता है। चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, ये बात भी यहाँ से मिलती है ना। तो ये सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये चंद्रप्रदायी, तो चंद्रप्रदायी कृत ये है, चंद्रप्रदायी कृत है, ठीक है। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसकी जो भाषा है, भाषा जो है वो पिंगल है ना। कौन सी है? पिंगल भाषा है ना। पिंगल में लिखा गया है, ये ध्यान रखना। पिंगल जो हमारे पूर्वी राजस्थान में चलती है, न कि पश्चिमी राजस्थान की, ध्यान रखना। डिंगल नहीं है, ये पिंगल है ना। और इसमें 1 लाख तो छंद हैं, है ना। 1 लाख छंद हैं और 69 भागों में ये है ना। 1 लाख छंद 69 भाग हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 1 लाख, तो इसमें क्या है? छंद हैं। 1 लाख छंद या हम श्लोक कह सकते हैं, और 69 इसमें अध्याय हैं, है ना। 69 इसमें अध्याय हैं, ठीक है। ये प्रमुख बातें हो गई इसके बारे में। अब इसमें जानकारी जो मिलती है वो मिलती है अजमेर के चौहान शासकों की। अजमेर के चौहान पृथ्वीराज थर्ड की जानकारी, है ना। पृथ्वीराज थर्ड की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें चौहानों को अग्निवंश से उत्पन्न होना बताया, सॉरी, चौहानों को क्या, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंडीय सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंडीय सिद्धांत मिलता है, ठीक है। अग्निकुंडीय सिद्धांत मिलता है, एक बात हो गई ये, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय की वो अंतिम जीवन लीला कैसे समाप्त हुई, वो यानी कि पृथ्वीराज की मृत्यु का वर्णन मिलता है ना। और कहाँ पे हुई थी? गजनी में मृत्यु होने की बात मिलती है ना। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखना चाहूंगा, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि जब पृथ्वीराज पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे इतना ही लिख देता हूं, पृथ्वीराज तृतीय व चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज तृतीय व चंद्रवरदायी द्वारा एक दूसरे की हत्या करने का उल्लेख मिलता है ना। और इसमें वो दोहा मैं जरूर लिखना चाहूंगा यहाँ पे। चंद्रप्रदाय ने जो दोहा बोला था वहां जाके कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 बांस, अभी मैं समझाता हूं इसको क्या बात है ना। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। इस प्रकार से उसने चंद्रप्रदाय ने कहा था। अब प्यारे साथियों, एक यहाँ पे कंट्रोवर्सी, एक विवाद नजर आपको आ रहा होगा कि जब देखो चंद्रप्रदाय ने ये कहा पृथ्वीराज से कि 4 बांस 24 गज, यानी 4 बांस रख लो, उसके ऊपर 24 गज रखो और 8 उंगलियां और कर लो, उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, आप चूको मत, उसको सल्टा दो, मार दो। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह कहा जाता है कि उसने वो बाण चलाया और गोरी को मार दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी, उसको दिख नहीं रहा था, है ना। तब ये बात कही थी चंद्रप्रदाय ने, और एक दूसरे की हत्या कर ली।
अब सभा में जब ये बात कही और इन दोनों ने आपस में हत्या कर ली, तो ये बात हम तक कैसे पहुंची भाई? ये एक बेसिक सा सवाल है कि ये बात हम तक कैसे पहुंची फिर। तो इसके बारे में ये कहा जाता है पृथ्वीराज रासो के बारे में कि पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का काम चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहण ने किया था, है ना। तो जलहण ने बाद में जोड़ा गया प्रक्षेप है ये, है ना। यहां तक कि जो अग्निकुंडीय सिद्धांत की बात है ना, उसको तो दयाल दास खुद, सॉरी दशरथ शर्मा साहब ये कहते हैं कि ये अग्निकुंड के सिद्धांत की बात मूल पृथ्वीराज रासो में थी नहीं, ये बाद में जोड़ी गई कहानी है ना, बाद में जोड़ा गया प्रक्षेप है। खैर इतनी सारी बात मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, केवल इसको पूरा करने के बाद जरूर बता दूंगा। बाकी अग्निकुंड के सिद्धांत की बात बाद में जोड़ी है, ये दशरथ शर्मा ने जो कहा है ये हम जब पढ़ेंगे, जब राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तब बताऊंगा मैं आपको, है ना। अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने लगा तो फिर ये जो हम स्रोत पढ़ रहे हैं ना, कभी पूरे ही नहीं होंगे, क्योंकि संपूर्ण इतिहास इन्हीं स्रोतों से तो मिलता है हमें, है ना। तो मैं यहाँ पे इसे एक बात और लिख देता हूं, इसे पूरा करने का श्रेय, इसे पूरा करने का श्रेय चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण को जाता है, जलहण को जाता है। ठीक है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसे पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रप्रदाय का पुत्र था जलहण, उसको जाता है ना। तो ये बात हो गई हमारे यहाँ पे। अब हम बात करें अगले रासो की। पृथ्वीराज रासो हो गया। अब चौहानों का एक रासो है बीसलदेव रासो, जो नरपति नाल्य ने लिखा है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो भी 2 नंबर पे मैं लिखूंगा यहाँ पे, बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो। अब देखो बीसलदेव रासो के लेखक कौन है? नरपति नाल्य, नरपति नाल्य जो हैं इसके लेखक हैं नरपति नाल्य। ठीक है, इसमें जानकारी जो मिलती है वो बीसलदेव जो थे विग्रहराज चतुर्थ व राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। राजमती कौन थी? जो प्रतिहार शासक भोज था उसकी पुत्री थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि इसमें बीसलदेव है ना, जिसको हम विग्रहराज चतुर्थ पढ़ते हैं, विग्रहराज चतुर्थ, है ना। इसने भी हरि के लिए नाटक लिखा था, आपको याद हो, विग्रहराज चतुर्थ ने हरि के लिए नाटक लिखा था ना। बीसलदेव व परमार शासक भोज की पुत्री, परमार शासक भोज की पुत्री, परमार शासक भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कहानी, लव स्टोरी, है ना, प्रेम कहानी या प्रणय कथा बोल देते हैं इसको, मिलती है प्रणय कथा, प्रेम कहानी या लव स्टोरी मिलती है। ठीक है, पढ़ना कभी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और आप गूगल करके देखोगे कि क्या इनकी प्रेम कहानी थी, तो वहां भी आपको मिल जाएगी। मैं सुना देता, पर हमारा जो क्लास है वो अधूरी रह जाएगी, है ना, समय का अभाव है। ठीक है, और वैसे भी मैं कहानी कहने में कम ही रुचि रखता हूं, क्योंकि पाठ्यक्रम हमारा बहुत बड़ा है और कहानी यदि सुनाने लगे तो पाठ्यक्रम कभी पूरा ही नहीं होगा, और कहानी से सवाल कभी आता नहीं है। सवाल आता है वो मैंने लिख दिया, यहां से सवाल आता है। ठीक है, बीसलदेव रासो में इतना ही पढ़ेंगे। अगला हम लिखें यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं हमारा प्रताप रासो लिख सकते हैं, एक प्रताप रासो। ये महाराणा प्रताप नहीं है, ध्यान रखना। प्रताप रासो जो लिखा था वो जाचीक जीवन ने लिखा था। किसने लिखा? जाचीक जीवन ने लिखा था, जाचीक जीवन, ध्यान रखना, जाचीक जीवन ने लिखा। और ये अलवर के शासक राव राजा प्रताप सिंह का इतिहास यहाँ पर मिलता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अलवर के शासक राव राजा प्रताप सिंह का इतिहास,
राव राजा प्रताप सिंह का इतिहास मिलता है ना। राव राजा प्रताप सिंह का इतिहास मिलता है। ठीक है, तो एक हो गया ये प्रताप रासो। इसके अलावा मानचरित रासो भी लिख सकते हैं हम, एक मानचरित रासो है ना। चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं मानचित्र रासो है, सॉरी मानचित्र रासो। ठीक है, मानचित्र रासो। मानचित्र रासो के रचयिता जो थे वो थे कवि नरोत्तम थे। कौन थे? कवि नरोत्तम है ना, कवि नरोत्तम थे। और ये मान सिंह थे, कच्छवाहा शासक, जयपुर के कच्छवाहा शासक मान सिंह का इतिहास इसमें मिलता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसके नीचे जयपुर तो हम क्या कहें इसको, आमेर का ही था ये, जयपुर तो बाद में बना, तो आमेर ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि जयपुर को बसाया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने, और मानसिंह जो थे वो उससे पहले हो गए थे, है ना। मानसिंह उससे पहले ही हो गए थे। मानसिंह तो अकबर के समय में ही आ गए थे, है ना। तो 1589 से और 1614 तक का शासनकाल रहा है मानसिंह का, जबकि जयपुर बसाया गया है 1727 में जाके, है ना। तो जयपुर नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे हम लिखेंगे आमेर शासक मानसिंह ये फर्स्ट है, मानसिंह फर्स्ट कच्छवाहा शासक थे ये, का इतिहास मिलता है ना, का इतिहास मिलता है। ठीक है, तो एक बात हो गई ये। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें, मैं इसको मिटा के और अगली स्लाइड पे आता हूं। ठीक है, अगली स्लाइड पे आता हूं मैं, आप इसे उतार लें। ठीक है, इसके अलावा हम अन्य और भी ले सकते हैं, और भी कई सारे हमारे रासो साहित्य में खूब सारा रासो साहित्य लिखा गया है। इसमें मैं एक लिख सकता हूं यहाँ पे जो है रतन रासो में लिख सकता हूं, रतन रासो जो कि कुंभकर्ण ने लिखा था, रतन रासो ना, इसमें राठौड़ों का इतिहास मिलता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कौन से नंबर का था, 4, 5 जो भी है आप नंबर डाल देना, मेरे को याद नहीं रहा अभी कौन सा था ये, है ना, मैंने मिटा दिया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रतन रासो जो है साथियों, रतन रासो के जो रचयिता थे वो कुंभकर्ण थे। कौन थे? कुंभकर्ण थे, है ना, कुंभकर्ण कृत। और इसमें जो इतिहास मिलता है वो राठौड़ों का इतिहास मिलता है ना। कौन सा इतिहास मिलता है? राठौड़ों का इतिहास। ठीक है, राठौड़ों का इतिहास। और राठौड़ में ये रतन सिंह जो था, बीकानेर का शासक था रतन सिंह, हमने अभी इसके बारे में देखा ही है, तो वो सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। रतन सिंह ने वही बात जो अपने सामंतों को कन्यावध न करने की प्रतिज्ञा दिलाई थी, वो सारी जानकारी मिलती है, लेकिन हम ख्यात में लिख चुके हैं तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। बस हमें नॉलेज होना चाहिए कि रतन सिंह ने ये काम किया था, एग्जाम में आए तो वो हल हो जाएगा हमारा ना। इसके अलावा मैं अगला रासो लिखूं यहाँ पे, तो शत्रुसाल रासो लिख सकता हूँ। शत्रुसाल रासो जो है वो डूंगर सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? डूंगर सिंह ने लिखा था शत्रुसाल रासो। और ये बूंदी के हाड़ा चौहान थे शत्रुसाल, उनका इतिहास इसमें मिलता है ना। किसका मिलता है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बूंदी के हाड़ा चौहान शासक, है ना, चौहानों की हाड़ा शाखा थी, शत्रुसाल का इतिहास मिलता है ना। शत्रुसाल का इतिहास मिलता है। ये वही शत्रुसाल हैं, आपको याद होगा झाला जालिम सिंह एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो हुआ था, एक शासक हुआ, एक दीवान हुआ था ना। और इसके अलावा हम बात करें और रासो साहित्यों की, तो एक राणो रासो है, है ना।
राणो रासो, दयाल दास ने लिखा राणो रासो। किसने लिखा? दयाल दास ने लिखा। दयाल दास ने लिखा था राणो रासो। ठीक है, इसमें भी जो है मारवाड़ का इतिहास मिलता है, मारवाड़ का इतिहास मिलता है ना, मारवाड़ का इतिहास मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं अन्य रासो साहित्यों में, तो एक खुम्माण रासो आता है, खुम्माण रासो, है ना, खुम्माण रासो। खुम्माण रासो जो है ये दलपत विजय ने लिखा था खुम्माण रासो। किसने लिखा था? दलपत विजय ने लिखा था खुम्माण रासो, दलपत विजय। आप इनको विशेष रूप से ध्यान रखना साथियों, आजकल एग्जाम में, है ना, ये छोटे जो रासो साहित्य है, मतलब छोटे जो है ना, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। पहले तो क्या होते थे, मुख्य जो रासो थे वहां से सवाल पूछ ले जाते थे, जैसे पृथ्वीराज रासो है ना, बीसल देव रासो है, इसके अलावा नरपति नाल का बीसल देव रासो, है ना, और इसके अलावा जो है हम्मीर रासो है, जोधराज का हम्मीर रासो, है ना, वहां से सवाल करते थे। लेकिन आजकल क्या है ना कि ये जो छोटे साहित्य है, छोटे रासो साहित्य हैं, यहाँ से सवाल करते हैं। जैसे खुम्माण रासो किसने लिखा? दलपत विजय ने लिखा। राणो रासो दे देंगे, ये 4 रासो साहित्य दे देंगे, एक साइड ये चारों शासकों के रचयिताओं के नामों को ऊपर नीचे कर देंगे और कहेंगे कि सुमेलित कीजिए, है ना, या 3 सुमेलित दे देंगे, एक असुमेलित दे देंगे, पूछेंगे कौन सा असुमेलित है ना, इस प्रकार से पूछते हैं। तो एक ये हो गया हमारा। इसके अलावा मैं बात करूं, है ना, इसको खुम्माण रासो को, इसकी क्या विशेषता है? एक तो इसे मेवाड़ का एनल्स कहा जाता है ना, मेवाड़ का एनल्स कहा जाता है। एनल्स का मतलब होता है क्रमबद्ध जो इतिहास लिखा गया हो, है ना, मेवाड़ का एनल्स कहलाता है ना, और मेवाड़ का इतिहास इसमें मिलता है, मेवाड़ का इतिहास मिलता है। आपको याद होगा ये जो खुम्माण है मेवाड़ का शासक था, और इसकी विजयों की जानकारी मैंने आपको कुंभलगढ़ शिलालेख में करवाई है। तुलादान की जानकारी भी कुंभलगढ़ शिलालेख में मिलती है। गलती से मैंने उसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिख दिया था और उसको मैंने चेंज भी करवाया था, आंसर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं एक आधा रासो साहित्य और लिख देता हूं, जैसे सती रासो है, सती रासो है, ये सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था, सूर्यमल मिश्रण का है, मिश्रण या मिश्रण, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो राम रासो है, माधोदास राम रासो जो है ये माधोदास ददवाड़िया का है, माधोदास ददवाड़िया का है ना, माधोदास ददवाड़िया का है ये राम रासो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, इतना आप जरूर याद रख लेना। और कुछ जो महत्वपूर्ण छूट गए होंगे उनको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा, उस पीडीएफ में है जो टाइप करवा दूंगा, तो आपका कंप्लीट रासो साहित्य जो है वो हो जाएगा। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रासो छूट रहा है, हम्मीर रासो छूट रहा है। हम्मीर रासो जो है किसका है? जोधराज का है, जोधराज का। और जो राजा हम्मीर था, चौहान राजा हम्मीर, चौहान था, रणथंभौर का हम्मीर, उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण जो हुए थे उसकी जानकारी मिलती है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, हम्मीर पर हम्मीर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी मिलती है ना, की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख रासो साहित्य जो हमने यहाँ पे पढ़े। और इसके अलावा आप जो हैं अपने स्तर पे देखते रहना, ठीक है। और देखते क्या, मैं खुद एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें आपको कंप्लीट सारा साहित्य मिल जाएगा, तो वहां से बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे उतारें, इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, काफी लंबी ये क्लास हो गई। आप अच्छे रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।